हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि जुलाई मंथ आ चुका है और आप लोगों का पेपर क्या है आप लोग जान रहे हो। अभी टीजीटी का डेट क्या है, जुलाई के लास्ट में चला गया है या अगस्त के फर्स्ट वीक में कब क्या, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आप लोग अपने पढ़ाई को क्या करिए, आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान देने लगिए, ठीक है। कहोगे मैम ये क्या लेकर के आई हैं, ऊपर दिख रहा है गृह विज्ञान कक्षा 12, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लघु उत्तरी पढ़ेंगे, अति लघु उत्तरी है। आप ये मत सोचना कि केवल यही है, यहाँ बहुविकल्पी भी लेकर के आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 4-5 चैप्टर में ये फोटो खींच करके लाई हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ा दो, क्योंकि पीजीटी वालों के लिए या टीजीटी वालों के लिए जहां भी जो भी क्वेश्चन आता है यहीं से आता है, इन्हीं सारे बुक से आता है, ठीक है। तो आप लोग देखते चलिएगा, आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कितना फायदा रहा, कितना क्या रहा। और फिलहाल आप लोगों को ऐसे वीडियो अगर चाह रहे हैं हमारे साथ जुड़ करके, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और बिहार टीचर, झारखंड टीचर, डीएसएसबी, जहां कहीं भी होम साइंस अगर आता है तो आप मेरे साथ जुड़ करके फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल की विशेषता ये है कि जो भी चीजें कराई जाती है तो फिर 0 से लेकर के हीरो बनाया जाता है, यानी 0 से लेकर के 100 तक पढ़ाया जाता है, सब कुछ पढ़ाया जाता है। और जिस टॉपिक पे आप कहोगे, कमेंट करोगे, उस टॉपिक पे क्या है वीडियो बना दी जाती है, ठीक है। फिलहाल आप लोग अपने क्लास को शुरू करें। अति लघु उत्तरी प्रश्न चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है परिसंचरण तंत्र। क्या है? परिसंचरण तंत्र चैप्टर का नाम है। तो आप लोग देखोगे परिसंचरण तंत्र। मेरा तो मन था कि पूरा आप लोग को पढ़ा दे फोटो खींच खींच करके, लेकिन हमने कहा जब पढ़ाने बैठते हैं पूरा विस्तार से पढ़ाओ तो आप लोग भाग लेते हो, तो हमने कहा छोड़ो जाने दो, मैं ऐसे क्वेश्चन ही करा दे रही हूँ। क्या है? सर्क्यूलेटरी सिस्टम, LATORY, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, SYSTEM सिस्टम, ठीक, यानी परिसंचरण तंत्र, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या है परिसंचरण तंत्र से क्या आशय है। आप लोग इस तरीके से पढ़ोगे ना तो चीजें जल्दी लर्न होंगी। परिसंचरण तंत्र से क्या आशय है, तो आप कहोगे शरीर में रक्त के परिसंचरण के कार्य को संपन्न करने वाले विभिन्न अंगों की व्यवस्था को परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और जूम कर सकते हैं। परिसंचरण तंत्र अपने कार्य किन तरल पदार्थों के माध्यम से पूरे करते हैं? परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है अपने कार्य रक्त तथा लसिका नामक तरल पदार्थों के माध्यम से पूरे करते हैं, ठीक है। परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग कौन सा होता है, तो आप कहोगे परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग हृदय होता है, यानी हमारा हार्ट होता है। शरीर में रक्त का परिभ्रमण मुख्य रूप से किन नलिकाओं के माध्यम से होता है, तो शरीर में रक्त का परिभ्रमण मुख्य रूप से 2 प्रकार की नलिकाओं के माध्यम से होता है, जिन्हें क्रमशः धमनी तथा शिरा कहते हैं। आप लोगों का HW है, होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसमें शुद्ध रक्त बहता है और किसमें अशुद्ध रक्त बहता है, यानी किसमें इम्प्योर ब्लड बहता है और किसमें क्या होता है, प्योर ब्लड बहता है, धमनी में या शिरा में। आप लोग डिफरेंट करके समझ करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। रक्त के 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो रक्त के 2 मुख्य भाग हैं जीवद्रव्य और प्लाज्मा। जीवद्रव्य या प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाएं, ठीक है। कौन कौन से भाग होते हैं? जीवद्रव्य या प्लाज्मा, यानी जीवद्रव्य कहो या प्लाज्मा कहो, बात एक ही हो गई, तथा रक्त कणिकाएं, ठीक है। प्लाज्मा में प्लाज्मा में पाए जाने वाले मुख्य कार्बनिक पदार्थों का उल्लेख कीजिए। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा में पाए जाने वाले मुख्य कार्बनिक पदार्थ है प्रोटीन है, विटामिन है, ग्लूकोज है, नाइट्रोजन है, यूरिया है तथा यूरिक एसिड है। ये सब किस में पाए जाते हैं? ये सब प्लाज्मा में। ये कौन से हैं मैम? तो प्लाज्मा के क्या हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन कौन कौन से हैं? प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन मुख्य प्रोटीन है एल्ब्यूमिन है, कौन है? एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है तथा फाइब्रिनोजन है, ठीक है। क्या है? फाइब्रिनोजन है। यही फाइब्रिनोजन क्या करता है? थ्रोम्बिन से मिलकर के क्या करता है? ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले मुख्य कार्बनिक पदार्थों का उल्लेख कीजिए। अकार्बनिक, अब तक ऊपर हम लोग कार्बनिक देखे हैं, नीचे अकार्बनिक पदार्थ देख रहे हैं। बहुत अच्छे से इस बुक में दिया गया है, आप लोग इस तरीके से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन अभी जो आएगा बहुविकल्पी, आप उसको करने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है।
ये सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो क्या है, प्लाज्मा में पाए जाने वाले मुख्य अकार्बनिक पदार्थ हैं सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम। ठीक है। मानव रक्त में पाई जाने वाली कणिकाओं या रुधिराणुओं का उल्लेख कीजिए। तो मानव रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। लाल रक्त कण, जिसे क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, आरबीसी, यानी रेड ब्लड कार्पसल्स। ठीक है। फिर नंबर क्या है, सेकंड, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। ठीक है। और इसे नंबर थर्ड क्या है, रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स, जिन्हें क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स से कहते हैं। ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है, लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य या प्रमुख कार्य शरीर की समस्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति करना है। मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि जो आरबीसी है इसका क्या कार्य है, इसका ब्लड, इसका ऑक्सीजन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, यानी परिवहन का कार्य करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से लेकर के वापस हार्ट के पास आता है और ऑक्सीजन लेकर के, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है इसे लेकर के कहाँ जाता है, तो इसे लेकर के हमारे पूरे शरीर में जाता है। ठीक है। कहाँ से जाता है, हृदय से पूरे शरीर को जाता है, यानी हार्ट से पूरे बॉडी को जाता है। क्या जाता है मैम, तो O2 जाता है। ठीक है। और पूरे बॉडी से हार्ट को क्या जाता है, तो आप कहोगे पूरे बॉडी से लेकर के हार्ट को क्या जाता है, तो CO2 जाता है। ठीक है। ये कौन करता है, आरबीसी करता है, यानी व्हाइट ब्लड, आरबीसी करता है, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स करता है। ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग, रक्त बिंबाणु रुधिर में क्या कार्य करते हैं। रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में सहायता देना है। इससे चोट आदि लगने पर, क्या होने पर, चोट आदि लगने पर रक्त का बहना रुक जाता है। ये किसका कार्य है, प्लेटलेट्स का कार्य है। ठीक है। 1 सेकंड आप लोग मुझे दे दीजिए, पढ़ते रहिए, आप लोग दिख रहा है। अब इधर आ जाओ आप लोग। अच्छा हाँ, रक्त बिंबाणु को क्या कहते हैं, हाँ ये तो हो गया। आप लोग नीचे वाला प्रश्न पढ़े, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। उफो, 1 सेकंड प्लीज, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, चलिए ठीक। लाल रक्त कणिकाओं में स्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़े से शोषित करके शरीर के विभिन्न भागों यानी समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के विसर्जन में भी योगदान देता है। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया ये यहाँ पे क्या है, लिखा हुआ है। ठीक है। यदि रक्त में स्वतः जमने का गुण ना हो तो क्या हानि हो सकती है। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनाया हुआ है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर ले। ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पे ऐसे वीडियो लाए जाते हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए, बाकी जो लोग पुराने हैं वो लोग तो जानते ही हैं। ठीक है। यदि रक्त में स्वतः जमने का गुण ना हो तो किसी भी चोट पर लगने पर, किसी भी चोट के लगने पर, शरीर से बहुत अधिक रक्त बह जाने पर व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो सकती है, यानी मृत्यु हो सकता है। ठीक है। हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है, तो हृदय का मुख्य कार्य शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा उनसे आने वाले अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़े में भेजना है। अगर कोई पूछ ले कि हार्ट का क्या कार्य है तो बहुत से लोग आंसर दे देते हैं कि ब्लड को शुद्ध करना, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है। कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि ब्लड का मेन कार्य, हार्ट का कार्य है ब्लड को शुद्ध करना। हार्ट का कार्य क्या होता है, ब्लड को पंप करना होता है। और वो पंप क्यों करता है, पंप करता है तो क्या होता है, एक फ्लो में पूरे बॉडी में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट हो जाता है, ब्लड क्या है, बह जाता है, यानी बहने लगता है। ठीक है। ये क्या होता है, ये हार्ट एक पंप किया और इस तरीके से पूरे शरीर में क्या हो गया, फैल गया ब्लड। ठीक है। हृदय के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, तो हृदय के 2 मुख्य अंग हैं। कौन कौन, एक अलिंद है, एक निलय है। ठीक है। क्या है, एक अलिंद है, एक निलय है। ये हमारा हार्ट है। इस तरीके के 4 चैम्बर हैं। तो ऊपर का क्या होता है, अलिंद होता है। ठीक है। नीचे का क्या होता है, निलय होता है। इस तरीके से आप क्या करते हैं, याद कर सकते हैं कि न से नीचे और न से निलय होता है। क्या होगा,
न से नीचे होगा और न से निलय होगा। तो क्या होता है, एक बायां अलिंद और बायां निलय होता है, एक दायां अलिंद और दायां निलय होता है। ये कमरे का क्या होता है, 4 चैम्बर का हमारा हर्ट होता है, 4 BHK होता है। ठीक है। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त को पहुंचाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? जो मैंने HW दिया था आप लोगों को, उसका आंसर यही मिल गया। हृदय के शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त को पहुंचाने वाले नलिकाओं को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी में क्या होता है? शुद्ध ब्लड बहता है। आप लोग इसे गांठ बांध करके कहीं रख लो कि शुद्ध क्या होगा, धमनी में क्या होगा, शुद्ध होगा। याद करने का आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता दूं, धमनी में क्या है? आप कहोगे मैम 3 अक्षर। क्या है? 3 अक्षर है, लेकिन जो शुद्ध है इसमें क्या है? 2 है। तो इसलिए याद कर लो कि जो 3 है वो 2 के साथ जाएगा, और शिरा क्या है? 2 अक्षर का होगा। ठीक है। तो लेकिन ये किसके, इसमें क्या बहता है? अशुद्ध बहता है। इस तरीके से आप याद कर लो, जो 2 अक्षर का होगा वो 3 के साथ जाएगा, जो 2 होगा वो क्या होगा, वो जो 2 है वो 3 के साथ जाएगा, और जो 3 है वो 2 के साथ जाएगा। इस तरीके से आप याद कर लें। यानी धमनी में शुद्ध ब्लड, इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है, और शिरा में इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है, यानी अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में वापस पहुंचाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? तो आप जान गए, इसका आंसर क्या होगा? शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। शरीर की किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है? तो आप कहोगे ये एक अपवाद होता है। शरीर की जो फुफ्फुस धमनी होती है, यानी पाल्मोनरी होती है जो, वो क्या होती है? अशुद्ध रक्त। ऐसे तो आप देखें कि धमनी में क्या है? शुद्ध ब्लड बह रहा है, यानी प्योर ब्लड है। लेकिन जब फुफ्फुस लग जाएगा तो आप क्या कहोगे? चीजें रिवर्स हो जाती हैं, उल्टा हो जाता है। फुफ्फुस लग जाएगा तो धमनी में अशुद्ध हो जाएगा, और शिरा में शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। शरीर की किस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है? तो फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। इसको आप लोगों को क्या है, जहां फुफ्फुस लग जाएगा वहां चीजें उल्टी हो जाती हैं। बस इतना आपको माइंड में लेकर के चलना है। ठीक है। अब हम लोग इसका MCQ करेंगे। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करना है? अगर करना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। शरीर के समस्त भागों तक पोषक तत्वों एवं ऑक्सीजन को पहुंचाने वाले तथा व्यर्थ पदार्थों को उत्सर्जन तंत्र तक पहुंचाने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र। आपका आंसर क्या होगा? आपको 2 सेकंड का मैं टाइम दिया करूंगी, आप लोग सोच लीजिए, फिर मैं आंसर दूंगी, क्योंकि प्रीमियर चलता है, आप लोग आंसर देने की कोशिश करते हैं। अब आपका आंसर होगा, क्या होगा? परिसंचरण तंत्र। क्या होगा? परिसंचरण तंत्र। नंबर सेकेंड, रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। ऑप्शन ए है श्वेत रक्त कणिका, ऑप्शन बी है लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन सी है रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी है ये सभी। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप सोच ले, अपना आंसर दे ले, तब मैं अपना आंसर दूंगी। तो आप कहोगे रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं ये सभी होती हैं। कौन होती हैं? RBC होता है, WBC होता है, और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है। अभी हम विस्तार से नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल जो दिया है यही पढ़ाते चलेंगे। नेक्स्ट सीरीज में क्या है, अभी मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है, जबान भी पकी हुई है, मुंह में छाले पड़े हुए हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। आप लोग का क्लास ना अब्सेंट हो, इसलिए मैं कोई ना कोई क्लास लगा देती हूँ। ठीक है। आप लोग जानते हो मैं विस्तार से पढ़ाती हूँ। रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित लाल रंग का वर्णक होता है किसके कारण? कैरोटीन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, एंथोजैंथिन के कारण। आप लोग बता दो किसके कारण ब्लड का कलर रेड होता है? आप अपना आंसर दे चुके होंगे। आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का कलर लाल होता है। ये कैरोटीन क्या है? गाजर में पाया जाता है। एंथोसाइनिन और एंथोजैंथिन ये किस में होता है? आप लोगों का HW हो गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, परिसंचरण संस्थान का अंग नहीं है। क्या नहीं है? आप बता दीजिए। हृदय, रक्त, धमनी एवं शिरा, गुर्दा। अब बता दो क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आप कहोगे मैं, जो गुर्दा होता है यानी किडनी होता है, ये परिसंचरण तंत्र नहीं है, ये क्या है? उत्सर्जन तंत्र है। क्या है? उत्सर्जन तंत्र है।
धमनी में बहने वाला रक्त होता है। अभी आप पढ़ के पीछे आए हो। शुद्ध लाल रंग तथा चमकीला, अशुद्ध नीले बैंगनी रंग का, ऑक्सीजन रहित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर होता है। अब आप बता दो क्या होगा। आप कहोगे, आप आंसर दे रहे हैं कि धमनी में बहने वाला जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, शुद्ध होगा, लाल कलर का और चमकीला होगा। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन रहित कहा है, अगर ऑक्सीजन सहित कहता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता। शिरा में बहने वाला रक्त होता है। क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। शिरा में बहने वाला रक्त होता है अशुद्ध नीले बैंगनी रंग तथा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। ठीक है, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, शुद्ध लाल रंग तथा चमकीला, ऑक्सीजन से परिपूर्ण, कार्बन डाइऑक्साइड से रहित। अब बता दो क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे मैम शिरा है, शिरा में अशुद्ध ब्लड बहता है तो अशुद्ध होगा, नीले बैंगनी रंग का तथा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त होगा। आप लोग ये तो नहीं समझते हो कि ब्लड शुद्ध अशुद्ध कैसे हो गया। ऐसा तो नहीं कि ब्लड में जाकर के कहीं से धूल मिट्टी गिर गई, कहीं से घास फूस गिर गया तब क्या हो गया ब्लड अशुद्ध हो गया। ऐसा तो नहीं कहीं सोचते हो। ब्लड शुद्ध अशुद्ध क्या होता है, अगर उसमें ऑक्सीजन है तो ब्लड क्या है, प्योर है। अगर उसमें CO2 है तो क्या है, ब्लड इम्प्योर है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंटेशन क्या करता है, ब्लड को अशुद्ध बना देता है, यानी इम्प्योर बना देता है। इसी बस इतने ही कारण से शुद्ध और अशुद्ध कहा जाता है, ना कि उसमें कोई धूल मिट्टी कहीं से आके गिर जाती है। और इसका कलर कैसा होता है, तो आप कहोगे मैम इसका कलर क्या होता है, हल्का नीला या बैंगनी होता है। आप लोग अपना हाथ ऐसे बंद करिए और देखिए ये नसें जो दिख रही है इसमें ब्लड कैसा दिख रहा है, तो ये ऊपर है, ये क्या है, शिरा है। और शिरा में क्या होता है, अशुद्ध ब्लड बहता है, इसीलिए इसका कलर ये जो है ग्रीन और ब्लू टाइप का दिख रहा है। ठीक है, आप लोग अपना हाथ ऐसे मुट्ठी बांधिए और देख लीजिए सबके हाथ में नसें दिखती रहती है। ठीक है, तो ऊपर जो दिख रहा वो क्या है, शिरा है। धमनी हमारे क्या होती है, थोड़े से अंदर गहराई में धमनी होती है। ठीक है, जो मूवी वगैरह में दिखाते हैं ना कि अपने कलाई काट ली, ये काट ली, तो वो शिरा कटती है, ना कि धमनी कटती है। मूवी में तो रियल नहीं कटता है, रियल लाइफ में लोग रियल काटते हैं, तो जो लोग बच जाते हैं उनका शिरा कटा होता है। धमनी कटती है तो बहुत कम ही लोग क्या होता है, बच पाते हैं। ठीक क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्त का कौन सा कण जमाने में सहायक होता है, यानी ब्लड क्लॉट करने में कौन हेल्प करता है। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कण यानी WBC, रुधिर प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर सोच लीजिए। आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं, क्या आंसर कर रहे हैं, रुधिर प्लेटलेट्स। क्या होगा, रुधिर यानी प्लेटलेट्स जो होता है ब्लड क्लॉट करता है। एक मैं आप लोगों से आंसर पूछ रही हूँ, लास्ट में इसका आंसर क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आंसर मैं बाद में बताऊंगी। जो हमारे धमनी और शिरा में, वेन्स और आर्टरी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, कभी आप लोगों ने सोचा है कि वो क्यों नहीं जमता है। हाथ कटने पे थोड़े देर में ब्लड क्या होता है, क्लॉट हो जाता है। किसकी वजह से, प्लेटलेट्स की वजह से। लेकिन हमारे शरीर में ब्लड क्यों नहीं क्लॉट होता है, कभी किसी ने सोचा है, नहीं सोचा है ना। तो उसका आंसर क्या होगा, आप कहोगे मैम एक हिपेरिन नामक वर्णन होता है। क्या होता है, हिपेरिन नामक वर्णक होता है, जो क्या करता है, हमारे शरीर में ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। ठीक है, एक सेकंड आप मुझे टाइम दीजिए। तो क्या होता है, हिपेरिन नामक जो वर्णक होता है वो हमारे शरीर में वेन्स और आर्टरी में, धमनी और शिरा में क्या होता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। ठीक, अब आप आ जाओ ऊपर। फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं में कौन पहुंचाता है, यानी फेफड़ों से कह रहा है। अब आप यहां समझ जाओगे कि फेफड़ों से ऑक्सीजन अगर ग्रहण किया जा रहा है तो मैम क्या होगा, शुद्ध होगा। क्या होगा, शुद्ध होगा, क्योंकि फेफड़े ही तो ऑक्सीजन अपने पास रखे रहते तो दे देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन कार्य करेगा, ये प्लाज्मा करता है, कि हीमोग्लोबिन करेगा, कि WBC करेगा, कि रुधिर प्लेटलेट्स करेगा। आप बता दो कौन करेगा। आप कहोगे मैम ये कार्य किसका है, सॉरी ये कार्य तो हीमोग्लोबिन का होता है। किसका होगा, ये कार्य किसका है मैम, ये कार्य हीमोग्लोबिन का होता है। ठीक है, किसका होगा, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन को लिखते कैसे हैं, HB, इस तरीके से दर्शाते, कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये गलत हो जाता है। ये क्या है, कैपिटल होता है, ये स्मॉल होता है। ठीक है,
तो कौन ले जाता है? तो आप कहोगे मैम हीमोग्लोबिन ले जाता है। ठीक है। फुफ्फुसीय शिरा में बहने वाला रक्त होता है। अब यहाँ फुफ्फुसीय लग गया, अब आप इसे तुरंत बदल दोगे। आप कहोगे मैम ऐसे तो शिरा में क्या होता है? इम्प्योर ब्लड बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अगर फुफ्फुस लग गया है, पाल्मोनरी लग गई है, तो पाल्मोनरी में क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा। तो इसमें आप आंसर बता दो। मैं समझा दी, मैं गलत कर दी। ऑप्शन ए है शुद्ध है, ऑप्शन बी है अशुद्ध है, ऑप्शन सी है दोनों है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर तो मैंने खुद लिख कर दिया। आप कहोगे मैम इसमें क्या होगा? प्योर ब्लड बहता है। क्या होगा? शुद्ध ब्लड बहता है। ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना करें किए हो, सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसे ऐसे वीडियो आपके काम लायक जो होंगे वो भी मिस हो जाएंगे। इधर आ जाओ आप। रक्त वर्गों की खोज किसने की है? वॉटसन ने, स्टीफन हॉल ने, मेंडल ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। आप बता दीजिए। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है सोचने के लिए। रक्त वर्गों की यानी ब्लड समूह की खोज किसने की है? आप अपना आंसर देते रहिए। हम बता दें ब्लड ग्रुप कितने होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। क्या होता है? ए होगा, बी होगा, ए बी होगा और ओ होगा। इनमें से सर्वदाता कौन होता है? तो जो ओ होता है वो क्या होता है? सर्वदाता होता है, यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। और जो ए बी होता है ये क्या होता है? रिसीवर होता है, यानी सर्वग्राही होता है। ठीक है। क्या है? सर्वग्राही होता है। कैसे आप याद करोगे? ग्राही से क्या होता है? ग्रहण करना। कोई चीज क्या है? ग्रहण करना। ग्रहण करने का मतलब होता है ले लेना। तो सर्वग्राही मतलब ले लेना। तो कौन ले लेता है? ए भी ले लेता है। और देता कौन है? तो वो क्या है? सबको दे देता है। लेकिन ये दोनों एक साथ रहते हैं तो दोनों एक साथ रह के मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। दोनों अपने सबको धम धम धमकाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और सबसे क्या करते हैं? ले लेते हैं। ठीक है। लेकिन वो है जो इकलौता हो जाता है, अकेला हो जाता है, वो कहता है मैं तो जीरो हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं है, मैं सबको देते फिर रहा हूँ। ठीक है। ये जीरो क्यों हो जाता है? जीरो ना पढ़ के इसको ओ ना पढ़ के जीरो पढ़िएगा। ठीक है, समझने के लिए। तो ये जीरो क्यों हो जाता है? क्योंकि ये देनदाता सबको सब कुछ दे देता है। ठीक है। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। इसमें भी, सर्वदाता में भी, वो पॉजिटिव होता है और वो निगेटिव होता है। तो कौन सबको देता है? जो ओ निगेटिव होता है ये सबको दे देता है। ठीक है। आप लोग अपना आंसर दे चुके होंगे। आप लोग अपना आंसर क्या होगा इसका? कार्ल लैंडस्टीनर होगा। क्या होगा? कार्ल लैंडस्टीनर होगा। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना, विभिन्न प्रकार की प्रतिविष तैयार करना, शरीर को रोगों से रक्षा करना। ये सब भी। आप अपना आंसर दीजिए। मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, मेरी तबीयत नहीं इस समय सही रह रही। अब तो स्कूल भी खुलने वाला है। आप अपना आंसर दे दीजिए। आप कहोगे मैम इसका आंसर होगा शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से क्या करना? रक्षा करना। ठीक है। यानी डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करता है। इसीलिए हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग। हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना व रोगों से रक्षा करना किसका कार्य है? लाल रुधिर कणिकाओं का, यानी आरबीसी का। ठीक है। किसका? आरबीसी का। श्वेत रुधिर कणिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी का। प्लेटलेट यानी प्लेटलेट्स का। हीमोग्लोबिन ये किसका कार्य होगा? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ दीजिए मैम। हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करने व रोगों से रक्षा करने का कार्य किसका होगा? आप अपना आंसर जान गए होंगे। क्या होगा आंसर? श्वेत रुधिर कणिकाओं का, यानी डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है। ठीक है। जब क्लास लाइव चलता है तो उसमें टीचर को थोड़ा रिलीफ मिलता है। क्यों? क्योंकि वो 2 मिनट 3 मिनट आपको समय देता है आपका आंसर देखने के लिए। आज जब इस तरीके से रिकॉर्डेड वीडियो या प्रीमियर चलता है ना, तो उसमें क्या है, टीचर कंटिन्यू बोलते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप आंसर देने के लिए तो हो नहीं कि हम रुक करके वेट करें कि आपका आंसर आ रहा है। इसलिए क्या है ना कि बहुत जल्दी थकान हो जाती है। खैर चलिए कोई बात नहीं, आप लोग एक सीट पालो, सब थकान बदल जाएगी इस खुशी में। हानिकारक रोगाणु, अच्छा ये तो हो गया। पेस मेकर का प्रयोग किस अंग में किया जाता है? फेफड़े में यानी लंग्स में, वृक्क में यानी किडनी में, हृदय में यानी हार्ट में, यकृत में यानी लीवर में। आप बता दीजिए। सबका आपको इंग्लिश नेम लर्न होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आते हुए भी आप गलत करके चले आएंगे। आप इसका आंसर दे दीजिए। आप कहोगे मैम हम लोग परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं,
तो परिसंचरण तंत्र में क्या आएगा, इसमें से हार्ट ही, हम लोग हार्ट के बारे में इर्द गिर्द घूमते रह गए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, व हो जाएगा, यानी हार्ट हो जाएगा। ठीक है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होगा, मेरास्मस होगा, एनीमिया होगा, तपेदिक होगा। आप लोग इसका आंसर दे दीजिए क्या होगा। बेरी बेरी के बारे में हम बता दें, ये B1 के कमी से होता है। B1 का रासायनिक नाम है थायमीन है। क्या है, थायमीन है। मेरास्मस किसके कमी से होता है, तो प्रोटीन प्लस एनर्जी की कमी से होता है। एनीमिया किसकी कमी से होगा, तो आयरन की कमी से होगा। तपेदिक क्या है मैम, टीबी है, यानी क्षय रोग है। ठीक है। अब आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम लौह तत्वों की कमी से, तो क्या होगा, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है। आपका एक चैप्टर फिनिश हो गया। इसमें से 14 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैम 14 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। चैप्टर वाइज आप लोग मुझे बताते रहिएगा कि इसमें से इतना सही हुआ। ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट पेज पे यहाँ आपका आंसर है, ये देख सकते हैं आप। इतना छोटा क्वेश्चन था कि आप लोग को आंसर देखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो। अब आ जाओ आप लोग इधर, कौन सा चैप्टर है, गृह विज्ञान कक्षा 12 देख लो। यहाँ पे अब हम लोग आ गए श्वसन तंत्र। ठीक है। उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, पहले अति लघुत्तरी पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, बहुविकल्पी पढ़ेंगे। ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चन आंसर वाला हम लोग देखेंगे। 1 सेकंड का मुझे टाइम दे दीजिए, थोड़ा मैं पानी पी लूं। आ जाइए आप लोग वापस। श्वसन तंत्र के किन्हीं 3 मुख्य अंगों के नाम लिखिए। नासिका हो गया, श्वास नली हो गया तथा फेफड़े हो गए। क्या हो गया, नासिका हो गया, श्वास नली हो गया तथा क्या हो गया, फेफड़े हो गए। नाक में बाल क्यों होते हैं, नाक के बाल को आप लोग जानते हो क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। आप लोग बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम नाक में बाल विद्यमान वायु में मिले हुए धूल कणों, बैक्टीरिया आदि को बाहर ही रोक लेते हैं तथा श्वसन तंत्र में साफ वायु को प्रवेश कर पाती है। यानी क्या करते हैं, वायु को फिल्टर करने का कार्य करता है। ठीक है। गैसीय विनिमय का वास्तविक स्थान कौन सा है, श्वसन क्रिया में गैसीय विनिमय फेफड़ों की रुधिर कोशिकाओं में होता है। ठीक है। विनिमय मतलब आदान प्रदान, एक्सचेंज करना। ठीक है। तो गैसीय विनिमय कहाँ होगा, फेफड़े की रुधिर कोशिकाओं में। फेफड़े के किस पार्ट में होती है, तो एल्बुलाई नामक एक संरचना होती है, उसमें होता है। मैं एक बार फेफड़ा आप लोगों को बना दूं, ड्रा कर दूं, तब आप देख पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है। ये क्या हो गया, ये फेफड़ा हो गया। ठीक है। ये जो है अंगूर के जैसे ये गुच्छा, ये जो ये गोल गोल है, ये क्या है, यही एल्बुलाई होता है। क्या है, यही एल्बुलाई होता है। ठीक है। इसी में क्या होता है, में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है। किसमें, ये जो अंगूर जैसी ये जो गोल गोल संरचना है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही एल्बुलाई कहते हैं। ठीक है। क्या कहेंगे, एल्बुलाई कहेंगे। इसी से क्या होता है, यहीं से बदला जाता है। ठीक है। ये क्या है, ये आपका फेफड़ा है। ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग। प्रश्वसन से क्या अभिप्राय है, श्वसन प्रश्वसन में श्वसन होता है ना, तो आप जान लो प्रश्वसन से क्या अभिप्राय है। प्रश्वसन द्वारा शुद्ध वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। क्या होगा, शुद्ध वायु जो है हमारे लंग्स में प्रवेश करता है। प्रश्वसन यानी अंदर सांस लेना। ठीक है। प्रश्वसन यानी अंदर हम सांस ले रहे हैं, और निःश्वसन यानी हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। तीव्र ज्वर का श्वसन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी अगर हमें बुखार हुआ हो तो उस समय हमारे श्वसन गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहोगे ज्वर की अवस्था में श्वास गति बढ़ जाती है। आप लोग कभी भी सुने होंगे किसी को फीवर आ रहा हो तो घर वाले क्या कहते हैं, अरे गए हैं ना उसके पास, अभी देखिए बहुत तेज तेज सांस चल रहा था। ठीक है। तो क्या हुआ, यानी उसकी सांस जो है क्या होगी, तेज चलेगी, यानी श्वसन दर क्या होगा, बढ़ गया होगा। ठीक है। अब आ जाओ इधर आप लोग। फेफड़ों की रक्षा करने वाली झिल्ली का क्या नाम है, फेफड़े चारों ओर से फुफ्फुसीय आवरण नामक झिल्ली से सुरक्षित रहते हैं। यानी कौन सी झिल्ली हो गई, फुफ्फुसीय आवरण नामक झिल्ली से सुरक्षित रहते हैं। श्वसन में लेने वाली गैस का नाम लिखिए।
यानी श्वसन में लेने वाली, जब सांस हम अंदर ले रहे हैं उसमें कौन सी गैस लेते हैं, तो O2 लेते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं। और कौन सी गैस हम बाहर निकालते हैं, तो CO2 हम बाहर निकालते हैं। ठीक है। फेफड़ों द्वारा किस हानिकारक गैस को बाहर निकाला जाता है, अभी इसका आंसर मैंने दे दिया। आप कहोगे फेफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस को हम बाहर निकालते हैं। सामान्य अवस्था में फेफड़ों में कितनी वायु भरी जाती है, तो आप कहोगे सामान्य अवस्था में फेफड़ों में 2.5 लीटर वायु सदैव भरी होती है। फेफड़े में प्रश्वसन की अधिकतम अवस्था में लगभग 6 लीटर तक वायु भरी हो सकती है। यह फेफड़ों की कुल सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है। फेफड़े की कुल सामर्थ्य कितनी होगी, तो आप कहोगे 6 लीटर तक भरी जा सकती है। और सदैव कितना भरी रहती है, तो 2.5 लीटर जो वायु होता है हमेशा हमारे लंग्स में भरा होता है। ठीक है। श्वसन क्रिया की क्यों आवश्यकता है, यानी श्वसन क्रिया की आवश्यकता क्यों है, कोशिकाओं यानी कोशिकाओं में, ठीक है, होने वाली ऑक्सीकरण क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराना तथा रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड को विसर्जित करने के लिए श्वसन क्रिया अति आवश्यक होती है। श्वसन क्रिया क्यों आवश्यक होती है, कोशिकाओं में होने वाली जो ऑक्सीकरण क्रिया होती है तो वो किसके प्रेजेंटेशन में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में होता है। तो जब ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया जाता है, इसीलिए क्या होता है, श्वसन क्रिया आवश्यक हो जाती है। बक्षीय गुहा के फूलने व पिचकने से क्या लाभ है, बक्षी यानी चेस्ट हो गया, सीना हो गया। ठीक है। तो क्या होगा, बक्षी से गुहा फूलता है और पिचकता है, तो उससे क्या लाभ होता है, बक्षीय गुहा के फूलने व पिचकने से फेफड़े को फूलने व पिचकने के लिए स्थान मिलता है। क्या होता है, फेफड़े जो हैं उसे फूलने और पिचकने के लिए स्थान मिलता है। एक हमारे हार्ट में इस तरीके से नीचे भी डायाफ्राम होता है और एक ऐसे ऊपर भी डायाफ्राम होता है। जब श्वसन करते हैं, लोग सांस लेते हैं, तो थोड़ा सा लंग्स क्या होता है, ऐसे नीचे खिसक आता है। ठीक है। खाना पेट भर के खाओ तो पेट में यहाँ जब खाना भर जाता है तो ये डायाफ्राम थोड़ा क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। ठीक है। ऐसे आप अपना हाथ दबाइए, पेट सांस ऊपर खींचिए और हाथ से ऐसे पेट पे टच करिए। ये क्या है, ये हमारा थोड़ा सा जो चेस्ट है, ये जो रिब्स यानी पसलियां हैं, थोड़ी सी देखिए ऐसे ऊपर खिसकते हो महसूस हो रही है। हम अपना करके देख रहे हैं, आप लोग करके देख सकते हो। तो ये क्या है, ये डायाफ्राम होता है। ठीक है। मनुष्य में श्वास नली कितनी लंबी होती है, तो आप कहोगे मनुष्य में श्वास नली की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। आप लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा मैं ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न लाई हूँ, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग क्या है, बहुत अच्छे जगह पे तैयारी कर रहे हो और अगर ईमानदारी से सिंसियरली अगर तैयारी आप कर रहे होंगे तो आप इस चीज को देख भी पा रहे होंगे कि आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है। अगर आप भाई आप लोगों के लिए आया है, अगर आप लोगों को ये लग रहा हो कि ये तो आलतू फालतू चीजें करा रहे, इंटर हमको पढ़ाने बैठी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं सीरीज को क्या करूंगी, बंद कर दूंगी। ठीक है। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि ये कोई गलत चीज है। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हो, यूथ कंपटीशन लगाए होंगे, न जाने कौन कौन सी बुक आ रही है। ठीक है। आप लोग उसमें क्या ये सारी क्वेश्चन उसमें मिलता नहीं है, जरूर मिलता है। ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं जब आप टीचर बन के जाएंगे क्लास में, चाहे पीजीटी का टीचर बनेंगे, चाहे टीजीटी का पेपर टीचर बनेंगे, तो जब क्लास 6 से लेकर के 12th तक की बुक आप देखेंगे ना, तब आपको लगेगा ओ माय गॉड, मुझे पहले इसी से क्यों नहीं मैं पढ़ा। ठीक है। अगर आप कक्षा 6 से लेकर के अब 12 तक का केवल किताब खरीद करके अगर उस किताब को एक एक पेज एक एक अक्षर पढ़ डाले, तो यूं ऐसे चुटकी बजाते हुए यूं आपका टीजीटी पीजीटी एक बार में क्लियर ना हो तो फिर मैं पढ़ाना यूट्यूब पे छोड़ दूंगी। ठीक है। सारे क्वेश्चन जो हैं घूम फिर के क्लास 6 से लेकर के 12th की बुक से ही आए हैं। जब आप क्लासरूम में जाओगे नौकरी पा करके, तब आपको मेरी बातें लगेगी कि हाँ मैम ने सही कहा था। चलो आप लोग आ जाओ इधर, अपना आंसर हम लोग करते। क्वेश्चन आंसर, वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले रुधिर में उपस्थित पदार्थ का क्या नाम है, हीमोग्लोबिन है, प्लाज्मा है, श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, संपूर्ण रुधिर है। आप बता दीजिए क्या होगा। आपको 5 सेकंड का आंसर टाइम मिला करेगा, आप अपना आंसर दे दीजिए। प्रीमियर चल रहा है,
आपको अपना आंसर जरूर लिखना चाहिए। आप लोगों का क्लास कब चलता है? 10:40 पे मॉर्निंग में क्लास चलता है और सुबह शाम को 5 PM पे 10 मिनट का एक सीरीज करके चल रहा है। 10 मिनट में एक टॉपिक क्लियर करें, सीरीज का नाम है। आप लोग क्या है, इस टाइम पे जरूर समय निकाल करके जुड़ा करें और जुड़ करके वीडियो का लाभ उठाएं। ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें लोगों के पास, ताकि लोग इससे क्या करें, इसका लाभ उठाएं। ठीक है, क्योंकि चीजें फ्री में मिलती है तो चीजों का कदर नहीं होता है। लेकिन खैर कोई नहीं, चलिए आप अपना आंसर दीजिए। तो आप कहोगे इसमें मैम क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए रुधिर ही जाता है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 25 से 30 बार, 15 से 18 बार, 5 से 10 बार और अनेक बार। इसका कोई मतलब भी नहीं है, उधर ही रहने देते हैं। आप अपना आंसर दीजिए, 5 सेकंड का टाइम अपना सोच लीजिए। आप कहोगे मैम एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। अभी हम पीछे क्या है पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है, वायु कोशों के समूह का नाम है, कंठ है, फेफड़े है, श्वास नली है और क्या है, श्वसन तंत्र है। आप बता दीजिए क्या होगा। आप इसका आंसर फटाफट मुझे दे दीजिए। आप इसका आंसर क्या दे रहे हैं? आप इसका आंसर मुझे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, प्राण वायु कहलाती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और इनमें से क्या है, जलवाष्प यानी वाटर वेपर। आप बता दीजिए क्या होगा। प्राणदायिनी किसे कहते हैं? तो आप कहोगे मैम O2 जो होता है, ऑक्सीजन होता है, इसे हम क्या है, प्राणदायिनी गैस कहते हैं। ठीक है, अधिक व्यायाम करने से श्वास गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अधिक व्यायाम करने से श्वास गति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, पहले जैसे रहती है, रुक जाती है। अगर हम दौड़ करके आए, जीना चल के आए, दंड बैठक लगा लें, रस्सी कूद लें, हम एक्सरसाइज कर लें, उसमें क्या होगी, उसमें मैम हमारी श्वसन क्रिया क्या होती है, श्वसन की दर बढ़ जाती है। क्या होती है? श्वसन की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, आप लोग इधर आ जाओ। क्वेश्चन यहाँ देखो, आंसर ना दिखने पाए, अब मैं आंसर छुपा के लाती हूँ। इधर आ जाइए, बताइए रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? रुधिर यानी ब्लड हो गया, ब्लड की शुद्धि किस अंग में होगी? श्वसन नलिका में, फेफड़े में, आमाशय में, हृदय में। आप बता दीजिए कहाँ होगी। आप कहोगे मैम रक्त का शुद्धिकरण तो होता है लंग्स में यानी फेफड़े में। कहाँ होगा? लंग्स में यानी फेफड़े में। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी निम्न में से किसको ले जाती है? आप लोग समझ चुके होंगे क्या मैं पूछना चाह रही हूँ। शुद्ध रक्त को, पाचक रस को, अशुद्ध रक्त को, जठर रस को। आप बता दो। आप कहोगे मैम यहाँ धमनी लगा है, तो धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यहाँ पाल्मोनरी जैसा शब्द भी लगा हुआ है, फुफ्फुसी लगी हुई है, तो मैम यहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यानी आंसर हम इसका देंगे क्या होगा? और शुद्ध रक्त ले जाती है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि मेरे जैसे आपको भी ये चीजें लर्न हो गई होंगी। हो गई हैं तो कमेंट बॉक्स में आप थंब बना करके भेज दीजिए, जी मैम हो गया है। आप लोग बोलते नहीं हो, यही तो गलत करते हो, नहीं कि फटाफट बोले, उसी में से बोले। जहां भी आप लोग पढ़ाई करते रहे ना, आप ऐसे ही बोलते रहिए। जैसे मैं बोल रही हूँ ना कैमरे के सामने, मेरे तो नहीं कोई सुन रहा, आप सुनने आ रहे हो, तो आपका भी मैं नहीं सुन रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको आंसर देना चाहिए। बोलने से क्या होता है, याद होता है। घर वाले भले ही समझा रहे ठीक है हमारी बिटिया पागल हो गई है, ठीक है, लेकिन समझने दो। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 2 होती है, 1 होती है, अनेक होती है। आप आंसर दे दीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। आप कहोगे मैम फेफड़े तो इस तरीके से अभी आप बनाई थी, ठीक है, अभी आप क्या है इस तरीके से लंग्स बनाई थी, तो हम इसको 1 माने कि इसको हम 2 माने? इसको हम क्या माने? तो हम कहेंगे इसको आपको 2 मानना चाहिए, एक दायां फेफड़ा, एक बायां फेफड़ा। ठीक है, तो जब भी कोई पूछे कि फेफड़े कितने होते हैं तो आप कहोगे 2 होते हैं। जब भी कोई पूछे कि किडनी कितनी होती है तो आप क्या बताओगे? किडनी भी क्या होती है? किडनी भी हमारे यहाँ क्या होती है? किडनी भी हमारे यहाँ 2 होती है। ठीक है, कोई पूछे किडनी कितनी होती है तो आप कहोगे 2 होती है। फेफड़े कितने होते हैं
दो होते हैं। हार्ट कितना होता है? एक होता है। कान कितने होते हैं? दो होते हैं। आंख कितने होते हैं? दो होते हैं। नाक कितना होता है? एक होता है। ठीक है, इस तरीके से चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा है? आप आंसर दीजिए। ऑप्शन ए फेफड़े हैं, ऑप्शन बी आमाशय है, ऑप्शन सी खोपड़ी है, ऑप्शन डी नासिका है। श्वसन का प्रमुख अंग पूछ रहा है। प्रमुख अंग, अगर प्रमुख ना लगाए तो इसमें दो चीज हो सकता है। नंबर 1 फेफड़ा हो सकता है, नंबर 2 नासिका हो सकता है। यानी हम फेफड़े में सांस लेते हैं और नाक से भी सांस लेते हैं, मुंह से भी सांस लेते हैं। तो इसमें अगर ऐसे पूछे प्रमुख ना लगाए तो ये दोनों आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन बोनस मार्क्स मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ प्रमुख लगा दिया है तो आप भी जानते हो कि प्रमुख में क्या हो जाएगा? प्रमुख में लंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंग्स हो जाएगा, यानी फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप इधर आ जाओ। श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में सहायक होती है, क्या होगी? कंठ अथवा गला होगी, फेफड़ा होगा, वृक्क होगा, श्वास नलिका हो, श्वास नलिकाएं होंगी। ठीक है, क्या होगा? श्वास नलिकाएं। और ये श्वासोच्छ्वास क्या है? आप ये समझने की कोशिश नहीं करोगे? क्यों नहीं करेंगे मैम? श्वासोच्छ्वास का मतलब हो गया एक पूरा राउंड। हम ऐसे सांस को अंदर खींचे और सांस को बाहर ले गए। आप सांस लीजिए, ऐसे अंदर लिए बाहर छोड़े, एक प्रक्रिया हुई ना, एक चक्र हुआ कि नहीं हुआ? एक सर्कल ये पूरा हुआ। एक सर्कल पूरा करने में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यानी अंदर मैंने सांस को लिया और सांस को बाहर हमने छोड़ा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसमें कितना समय लगता है? तो इसमें पूरी कंप्लीट क्रिया में 4 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का लगता है? 4 सेकंड का समय लगता है। 2 सेकंड हमने सांस अंदर लिया और 2 सेकंड में हमने सांस बाहर छोड़ दिया। समय पूछता है कि एक सांस कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? तो आप बताओगे 4 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आगे सीरीज कंटिन्यू रखनी है कि नहीं, इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। आप लोग कमेंट तो अब करना ही छोड़ दिए हैं। पूजा जी हैं कमेंट करती थी, वो न जाने कहाँ चली गई। और भी लोग थे जो कमेंट बॉक्स में बहुत ही कमेंट करते थे, लेकिन सब लोग लग रहा छुट्टी मनाने चले गए। खैर कोई बात नहीं, आप लोग छुट्टी मनाइए, हम पढ़ाते रहेंगे। ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है वृक्क में, ऑप्शन सी है फेफड़ों में, ऑप्शन डी है श्वास प्रणाली में। आप आंसर दीजिए, क्या होगा? आप कहोगे मैम इधर देख लो आप लोग कौन सा प्रश्न है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, हम इस चैट में बने हुए हैं। फिर से एक बार मैं कहूंगी, आप लोग अपना आंसर देते रहिए। एक बार मैं फिर से कहूंगी, चैनल को क्या कर दें? सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और क्या कर दें? शेयर कर दें। ठीक है, क्या कर दें? ऐसे क्या कर दें? शेयर कर दें। सब्सक्राइब क्यों करें? ताकि आपसे कोई वीडियो ना छूटने पाए। लाइक क्यों करें? लाइक इसलिए करें ताकि लोग देखें तो ये लगे कि हाँ वीडियो ठीक है, अगर आपके लिए अच्छा तो उनके लिए भी ठीक होगा। शेयर क्यों करें? ताकि जिनके पास वीडियो ना पहुंच पाया वो भी पढ़ लें। जरूरतमंदों को चीजें मिलनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें जिस चीज की उपयोग नहीं होता है, अगला आदमी क्या करता है उसके लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो आप ग्रुप में शेयर कर दिया करें। आप अपना आंसर दे चुके होंगे। आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैंने, आंसर होगा फेफड़ों में। किसमें होगा? ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो फेफड़े में, यानी लंग्स में होता है। ठीक है, शरीर का कौन सा अंग श्वसन क्रिया और रक्त शुद्धि दोनों का कार्य करता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऑप्शन ए है आमाशय यानी स्टमक, ऑप्शन बी है हृदय यानी हार्ट, ऑप्शन सी है फेफड़ा यानी लंग्स, ऑप्शन डी है यकृत यानी लीवर। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप अपना आंसर बताइए। शरीर का कौन सा अंग श्वसन क्रिया और रक्त शुद्धि दोनों में कौन सा है जो भाग ले रहा है? तो आप कहोगे मैम आमाशय यानी पेट हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। हार्ट हो गया और लीवर हो गया। मैम इसमें से सबसे बेस्ट आंसर होगा फेफड़ा यानी लंग्स। ठीक है, क्या होगा? फेफड़ा यानी लंग्स होगा। फिलहाल ये चैप्टर, यहाँ 2 चैप्टर मैं लेकर के आई थी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? आप लोग जरूर बताइएगा कि सीरीज को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
वीडियो को लाइक कर दें और क्लास को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।